जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, जिसे कि हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। जो स्थिर वैद्युतिकी होता है, यानी कि जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये उसमें आता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, आवेश होता है, और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, रुका हुआ, यानी कि रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, हम लोग समझ लेते हैं कि आवेश कहते किसे हैं। तो आवेश क्या होता है, देखिए, यह वह गुण है, आवेश यानी कि वह गुण है जो किसी पदार्थ के कणों में मौजूद होता है और जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। जो हमारे आवेश होते हैं, जैसे कि कोई पदार्थ है, पदार्थ में जितने कण कण होते हैं, वो अगर उनको किसी विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाए तो हमारे क्या होते हैं, बल का अनुभव करते हैं। तो जो बल का अनुभव करते हैं, जो पदार्थ में कण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आवेश होते हैं वो। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, पहला होता है धनात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव आवेश। एंड दूसरा होता है क्या, ऋणात्मक आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। तो मेनली ये पहले हम देख लेते हैं धनात्मक आवेश कहते किसे हैं। तो धनात्मक आवेश होता है या वह आवेश होता है जो प्रोटॉन में पाया जाता है, इसे प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ओके, तो ये हमारा आवेश जो होता है प्रोटॉन में पाया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है कि एग्जाम में आ भी सकता है, और आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों को मदद करेगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो 1.67 गुणे 10 की घात -27 kg किलोग्राम। क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसलिए यहाँ पर किलोग्राम लिखे हैं लास्ट में। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इसको सही कर लीजिए। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर आवेश, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश हमारा जो कितना होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। क्योंकि कूलॉम यहाँ पर क्यों लिखा गया है, देखिए, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो SI मात्रक होता है SI पद्धति में, वो कूलॉम होता है। तो और यहाँ पर आप देखिए ऋणात्मक चार्ज किसे कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश वह आवेश है जो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु जो होता है, उसके उसके जो नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि धनात्मक आवेश प्रोटॉन होता है और ऋणात्मक आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको पढ़ा जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो आवेश का संतुलन, आगे देखिए, आवेश का संतुलन जो टॉपिक है वो क्या है, पॉइंट है, जब किसी पदार्थ पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये इसको धनात्मक पढ़ेंगे और इसको ऋणात्मक। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब वह पदार्थ उदासीन हो जाता है। जैसे कि परमाणु में अभी मैंने आपको बताया, परमाणु में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो आप न्यूट्रॉन इसमें ले सकते हैं कि जब पदार्थ में जो धनावेश होते हैं, कोई भी पदार्थ हो, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे कि पानी हमारा क्या होता है, उसका pH 7
उदासीन होता है वो। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। जब यह संतुलन बिगड़ता है पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से, तो पदार्थ वस्तु जैसे देखिए, जब किसी पदार्थ पर हमारा या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा या तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, यानी कि या ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो जाएगा या धनात्मक आवेश। अगर पदार्थ पर ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अगर पदार्थ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश ज्यादा हो जाएगा तो वो धनावेशित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से ये पदार्थ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाते हैं। तो पदार्थ की प्रकृति क्या होती है और इनके प्रकृति में उपयोग क्या होते हैं। जैसे कि बिजली तड़कती है तो हमारा इसमें लाइटनिंग होती है, तो उसमें और हमारे रियल लाइफ में जो उपयोग में क्या होता है इनका आवेशों का। तो बिजली देखिए, बिजली क्या होता है, यहाँ पहला पॉइंट है बिजली। बादलों में जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संचय और निर्वहन बिजली का कारण बनता है। जैसे कि आप लोग बरसात में देखे होंगे, बरसात में बिजली खूब चमकती है, तो उसका कारण क्या होता है, बादलों में जो होते हैं पहले से बादल बने होते हैं जो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संचय और निर्वहन। तो संचय और निर्वहन क्या होता है इसको समझते हैं। तो संचय क्या होता है, आवेशों का संचय, यानी कि वो आवेश इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे बादल है, बादल किससे मिलकर बना होता है, तो बादल हमारा जो होता है उसमें जो पानी की बूंदें होती हैं और बर्फ के जो कण होते हैं वो आपस में घर्षण पैदा करते हैं। तो उनसे क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आपस में। जब घर्षण हो, आपस में टकराते हैं तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि क्या होता है, बहुत तेज होता है। और निर्वहन का देखिए क्या मतलब होता है कि जब ये विद्युत क्षेत्र जो होता है, जो विद्युत क्षेत्र हमारा जो ये इसमें बादलों में उत्पन्न हुआ होता है घर्षण के कारण, तो इसमें जो है जो बादल निर्वहन जब होता है तो जो हवा होती है, हवा क्या होती है, हमारी विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये उसके सामने क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे आप लोग की हवा जो है, बादल जो है आपस में घर्षण के कारण टकराते हैं तो उनमें तीव्र विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो हवा क्या होती है, हवा अपनी कुचालकता खो देती है। तो ये जो है उल्टा कुचालकता खोने के बाद ये उल्टा इनको मदद करने लगती है विद्युत क्षेत्र को और तीव्र बनाने में। तो उसी से क्या होता है, हमारा बिजली चमकती है। खैर ये अलग टॉपिक है, हम लोग अलग सेशन में इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, बैटरी। बैटरी में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश टर्मिनल होते हैं जिनके बीच आवेश का प्रवाह बिजली बनाता है। तो बैटरी आप लोग देखे होंगे, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट जो दिया रहता है उसमें क्या होता है, टर्मिनल जो दिया रहता है जिनके बीच आवेश का प्रवाह होता है। तो बैटरी जो होती है ये मान लीजिए ऋणात्मक पॉइंट है वो टर्मिनल है और धनात्मक टर्मिनल। तो यहाँ पर इनके जो बीच होता है, बल्ब लगा है मान लीजिए, तो इनके बीच क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो जो कि यहाँ पर बिजली बनाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकृति में बादलों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संचय बिजली उत्पन्न करता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं ये प्रकृति में। और यहाँ पर आप लोग देखिए न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जरूरी है कि न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता या उदासीन की श्रेणी में आता है। तो जैसा कि आप लोगों को अभी बताया था मैंने कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग इक्वल ही होता है। तो और यहाँ पर नोट करने वाला एक पॉइंट है, हमने लास्ट में लिख दिया था, ये जरूरी पॉइंट है कि आवेश का, हमने बताया भी था अभी कि आवेश का मात्रक जो होता है SI मात्रक कूलॉम होता है। तो चलिए हम लोग अपना थॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए आवेश की संकल्पना देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में क्या होता है कि जब कोई वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की मात्रा में कमी आ जाती है तो किसको दर्शाता है, वो आवेश को दर्शाता है।
तो मेनली हम किसी पदार्थ में जब आवेश को हम इंगित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको दिखाते हैं कि अगर ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ऋणावेश की कमी हो जाएगी तो अपने आप धनावेश आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऋणावेश बढ़ जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एग्जाम्पल वही है पहला वाला कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो क्या होगा। अब मान लीजिए सोडियम है, सोडियम में क्या है, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज कितने हैं, ऋणात्मक आवेश 11 है, और प्रोटॉन यानी कि धनात्मक आवेश वो भी 11 है। तो यहाँ पर जब इसमें सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, ऋणावेश निकलेगा, तो क्या होगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर वही देखिए कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और यहाँ पर धनात्मक आवेश यानी कि प्रोटॉन 11 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही क्या होगा, वही आवेश आ जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा, प्रोटॉन अपने आप में धनावेशित होता है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि क्लोरीन है, मान लीजिए क्लोरीन है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जुड़ा। अब क्लोरीन में कितने थे पहले से, धनात्मक आवेश कितने थे, 17, और ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन वो भी 17 थे, दोनों बराबर बराबर। तो क्या होगा कि जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। तो ऋणावेश की संख्या यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। तो वही देखिए कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर पहले से इसमें ऋणावेश कितने हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, 17-17। और यहाँ पर क्लोरीन में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्लोरीन पे -1 आ गया चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ा तो ये 18 हो गया और प्रोटॉन क्या हो गया, धनात्मक आवेश कम हो गया। तो यहाँ पर ये क्लोरीन ऋणावेशित हो जाएगा। तो आगे एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों दी, यानी कि प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं दी जाती। तो इसको आप लोग करके लाइएगा, हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा कर लेंगे कि प्रोटॉन के, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही सब कुछ बताया गया है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, उसी हिसाब से उस वस्तु में कौन सा आवेश है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन के आधार पर क्यों आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती है, इसको आप लोग करके लाइएगा। अगला क्या है, आवेशों के गुणधर्म। तो चलिए उनके गुणधर्म देख लेते हैं। हमारा पहला गुणधर्म क्या है आवेश का, आवेश का पहला गुणधर्म क्या है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं यानी कि जो नेचर में समान होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, विकर्षित करते हैं यानी कि दूर धकेलते हैं। अब मान लीजिए ये दो आवेश हैं और आवेश क्या है, मान लीजिए ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश, दोनों समान आवेश है, समान प्रकृति के। तो अगर हम इनको पास लाएंगे तो क्या होगा, ये दूर विकर्षित करेंगे, धकेलेंगे दूर एक दूसरे को। और यहाँ पर क्या होगा, अगर वैसे भी माइनस माइनस के केस में होता है, यहाँ पर दोनों अगर ऋणावेश है दोनों की यानी कि जब जब दोनों समान होंगे तब तब विकर्षित करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे क्या होगा, आवेशों की प्रकृति विपरीत है, यानी कि अगर ये धनावेश है और ये ऋणावेश, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि होता है कि जैसे आप लोग समझ सकते हैं ऐसे कि जो समान जेंडर के लोग होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। और जो विपरीत जेंडर के लोग होंगे यानी कि जैसे लड़का और लड़की, उनमें आकर्षण पैदा होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यानी कि जो नेचर में जिनका नेचर स्वभाव विपरीत होता है वो क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे कि प्लस और माइनस, लड़का और लड़की, ऐसे समझ सकते हैं। तो आगे देखिए क्या है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे आवेश होते हैं ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को
कि जो आवेश होते हैं वो आकर्षित क्यों करते हैं, क्यों जो है आकर्षित होते हैं, क्यों विकर्षित होते हैं भाई, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है, सिंपल सा, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे पॉजिटिव जो हमारा एक हमारे जो कोई पदार्थ होता है, जो आवेश होता है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो हमारा धनावेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है, और जो ऋणावेश होता है उसका विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो जब हम लोग प्लस और माइनस यानी कि धनावेश और ऋणावेश को आपस में पास पास लाते हैं तो क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनका जो है क्या विद्युत क्षेत्र एक का अंदर की ओर होता है, यानी कि जो धनात्मक आवेश है उनका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर, और ऋणात्मक का अंदर की ओर, इसलिए वो आकर्षित करते हैं। और विकर्षित क्यों करते हैं, क्योंकि उनका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। मान लीजिए ये धनावेश है और ये भी धनावेश, दोनों का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, विकर्षित करेंगे। यही कारण है इसका। और आगे देखते हैं क्या है, आवेश का मात्रक, इसी में पॉइंट करके लिख लीजिएगा, आवेश का मात्रक करके, यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए आवेश का मात्रक आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, जन्म क्या है। तो आवेश का मात्रक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक यानी कि I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर Q बाई टी। I क्या होता है हमारा, एम्पियर। I होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और यहाँ पर Q क्या होता है, आवेश। आवेश को Q से दर्शाते हैं हम लोग, और समय को क्या करते हैं, T से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकाला जाता है आवेश का मात्रक क्या है, वो देखिए, यह SI मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकालना है क्या, Q यानी कि आवेश का मात्रक। तो यहाँ पर Q बराबर कर देंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई I इंटू टी, और Q का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, वो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक निकालना है। और यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। आप लोगों को पता होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब देख लीजिए। यहाँ पर जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, और समय का सेकंड, तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाता है, कूलॉम। कूलॉम ये एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा है कूलॉम, इसका मात्रक का नाम। तो आवेश का मात्रक क्या निकल के आ जाता है इस प्रकार से, कूलॉम। अब यहाँ पर देखिए सीजियस मात्रक में क्या होता है, जो आवेश का सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऐसा ही करके होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसका स्थैत कूलॉम क्या होता है, स्थैत कूलॉम में यानी कि सीजियस में जो होता है आवेश का मात्रक क्या होता है, स्थैत कूलॉम। अब देखिए ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि एक कूलॉम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्थैत कूलॉम। एक कूलॉम किसके बराबर होता है, 3 गुणा 10 की घात 9 कूलॉम के। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में काम आएगा। तो अन्य मात्रक क्या है, अन्य मात्रक ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या अन्य मात्रक में क्या है, एक मिली, मिली मतलब ऐसा आप लोग याद कर लीजिए, मिली मतलब होता है 10 की घात -3, माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6, और यहाँ पर नैनो मतलब होता है, नैनो से जैसा कि पता भी चल रहा है, नैनो मतलब होता है 10 की घात -9, और क्या होता है पीको, पीको मतलब होता है 10 की घात -12। वही यहाँ पर लिखा गया है, एक मिली कूलॉम बराबर 10 की घात -3 कूलॉम, एक माइक्रो कूलॉम बराबर 10 की घात -6 कूलॉम, और एक नैनो कूलॉम बराबर 10 की घात -9 कूलॉम, और एक पिको कूलॉम बराबर क्या होता है 10 की घात -12 कूलॉम। तो आगे क्या है, आगे हमारा एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, यानी कि आवेश को जिससे हम सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जिससे हम मापते हैं सबसे बड़े रूप में आवेश को, वो क्या होता है, फैराडे। फैराडे, तो देखिए एक फैराडे में कितना होता है,
एक फैराडे में 96,500 कूलॉम होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि एक फैराडे में कितना होता है, 96,500 कूलॉम। तो आगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। विद्युत चुम्बकीय मात्रक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये क्या होता है, चुंबकीय प्रणाली में यूज किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रणाली में ये एक प्रकार का मात्रक होता है जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों को या EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स विद्युत चुम्बकीय प्रणाली को मापने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो 1 कूलॉम बराबर कितना होता है, 1/10 EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुम्बकीय मात्रक। 1 कूलॉम में 1/10 EMU होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और दोनों बराबर होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उनमें केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग मोड लगा दिए हैं। मोड लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मोड लगाने से क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल टर्म है। मोड लगाने से कोई भी चीज अगर माइनस में भी होती है तो प्लस में हो जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हम इसको बराबर लिख सकते हैं। अब जो एक पॉइंट और है, अब जो क्वांटा होता है, क्वांटा क्या होता है, एक क्वांटा जो आवेश का सबसे मूलभूत गुण होता है। जैसे परमाणु में जो होता है, हमारा परमाणु में सबसे मूलभूत क्या होता है, मूलभूत तत्व क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये पदार्थ के सबसे मूलभूत तत्व होते हैं। क्वांटा है, आवेश का सबसे मूलभूत गुण क्वांटा है। तो चलिए हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आवेश का दूसरा गुणधर्म क्या है। अगला गुणधर्म देखते हैं। अगला गुणधर्म क्या है, आवेशों का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि आवेश न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। या केवल क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। मतलब कि क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको भेजा जा सकता है। इसको ना तो उत्पन्न या तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इंग्लिश में जो शब्द दिया है हमारा, लिखा गया है कंजर्वेशन, यानी कि जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व यानी कि इकट्ठा रहता है, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। तो आगे देखते हैं उदाहरण क्या है इसका। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर धनात्मक आवेश और दूसरी वस्तु पर समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कुल आवेश, जबकि लास्ट में क्या होता है, कुल आवेश शून्य रहता है। तो दो वस्तुएं हैं, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु मान लीजिए, इस पर क्या होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा और इस पर ऋणात्मक आवेश, जो कि इस जितना धनात्मक आवेश इस पर था उतना ही इस पर भी ऋणात्मक आवेश, संख्या बराबर ही रहेगी। केवल आवेश का फर्क है कि इस पर धनात्मक, इस पर ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, कुल आवेश शून्य रहता है। तो प्रक्रिया के अंत में जो होता है, हमारा जितना प्रक्रिया के पहले जितना आवेश था उतना ही प्रक्रिया के अंत में आवेश रहता है, यानी इसका मतलब संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इससे समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लेके देखिए कि Na और Cl जब सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, नमक, NaCl बनाते हैं। तो ये मान लीजिए एक विलगित निकाय, आप लोग समझ लीजिए पहले कि किसी बंद प्रणाली अथवा विलगित निकाय, प्रणाली कहो या विलगित निकाय, प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा। सिस्टम किसी बंद सिस्टम में प्रारंभिक और अंतिम कुल आवेश समान रहता है। इसका मतलब क्या होता है, समझिए कि कोई बंद सिस्टम है या कोई निकाय है, निकाय का मतलब कोई विलगित निकाय है, तो उसमें क्या होगा, प्रारंभ में जितने आवेश थे उतने ही क्या होंगे, अंत में भी उतने आवेश रहेंगे। विलगित निकाय का अर्थ क्या है कि जैसे एक कंटेनर में कुछ आवेशित चार्ज रखे हुए हैं तो उनमें ना तो पर्यावरण से या बाहरी चीजों से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनमें कोई एनर्जी का साझा या किसी भी ऊर्जा ना बाहर जा सकती है, कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा उनके अंदर से ना उनके अंदर आ सकती है, किसी प्रकार की ऊर्जा या
कोई भी एनर्जी। तो आगे एग्जाम्पल में देखिए, प्रक्रिया के पूर्व हमारा Na और Cl जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा, प्रक्रिया के पूर्व कितने धनावेश हैं वहां पर +1 धनावेश है और प्रक्रिया के पश्चात 0 हो जाते हैं, जो कि संरक्षित है। और प्रक्रिया के पूर्व वहां पर कितने ऋणावेश है -1, यहाँ पर कितने हैं 0। और वहां पर कुल आवेशों की संख्या कितनी थी Na और Cl। जब प्रक्रिया के पूर्व जब अभिक्रिया के पूर्व कितने आवेश थे Na 1 और Cl 1, यानी कि कुल हो गए 2। तो 2 आवेश थे और प्रक्रिया के पश्चात कितने बचे 0। तो कुल आवेश कैसे संरक्षित रहते हैं, नेट आवेश जो हमारा निकालेंगे तो देखिए नेट आवेश क्या होगा। नेट आवेश निकालने के लिए प्रक्रिया के पूर्व सोडियम पर जितने आवेश हैं +1 और क्लोरीन पर जितने आवेश हैं -1, दोनों पर क्या है समान आवेश है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। तो इनको जोड़ने पर चिन्ह के साथ इनको जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा, इनका नेट आवेश क्या निकल कर आएगा, कुल आवेश 0। तो प्रक्रिया के पूर्व 0 और प्रक्रिया के पश्चात भी 0, तो दोनों देखिए बराबर हो गए 0। इसका मतलब यह है कि आवेश न तो इसका विनाश होता है और न ही ये बनाया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश संरक्षित है। तो हमारा अगला गुणधर्म क्या है, देखिए अगला गुणधर्म क्या है, आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम का अर्थ क्या है, तो यदि एक प्रणाली में यानी कि एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी हमारा जो आवेशित कण है या कोई प्रकार का चार्ज्ड कण है, पार्टिकल है, तो उनका जो एक सिस्टम है आवेश, उन एक प्रणाली में एक सिस्टम में कई आवेश मौजूद होते हैं। तो कुल आवेश प्राप्त करने के लिए यानी कर उस सिस्टम पर, उस निकाय पर, मान लीजिए ये निकाय है, इस पर जितने भी आवेश मौजूद हैं इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, उनके चिन्हों के साथ उनको जोड़ देते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने किया कि इसके प्रक्रिया के पूर्व जितने आवेश थे सोडियम और क्लोरीन पर, उनके चिन्हों के साथ हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा योज्यता का नियम यही कहलाता है। तो उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, मान लें एक प्रणाली में 3 आवेश हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रणाली है, कोई सिस्टम है, मान लीजिए यही सिस्टम है, इस पर 3 आवेश है, 1 2 3। मान लीजिए अब रैंडम कोई भी संख्या मान लीजिए यादृच्छिक रूप से कि Q1 पर कितने आवेश हैं +3 माइक्रोकूलम। इसको देखिए, इसको जो हमारा ये है इसको माइक्रोकूलम हम लोग पढ़ते हैं। तो Q1 मान लीजिए +3 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर देखिए सॉरी गलती हो गया। तो और Q3 हमारा क्या है +8 माइक्रोकूलम है। जब इनको हम नेट आवेश निकालने के लिए यानी कि योज्यता का नियम जब प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इनके चिन्हों के साथ हम इनको जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आएगा, आवेश ज्ञात करने के लिए, नेट आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, योज्यता का नियम लगाते हैं और यहाँ पर इनके चिन्हों के साथ इनको जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए +3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे सिंपल में, क्योंकि 3 है तो उसके आगे समझिए वो प्लस रहता है। तो Q2 आवेश है, उसको उसके आगे क्या चिन्ह है माइनस का, तो -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, जोड़ना है। और यहाँ पर +8 माइक्रोकूलम है तो क्या हो जाएगा, +8 माइक्रोकूलम है तो हमारा इसको हम लास्ट में लिख देंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 6 माइक्रोकूलम आता है जोड़ने पर हमारा कुल। तो आगे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, शून्य कुल आवेश। यानी कि कुल आवेश अगर हम ऐसा आवेश मान लेते हैं कि कुल आवेश लास्ट में क्या हो जाए, नेट आवेश 0 आ जाए, तब क्या होता है, इस स्थिति में क्या होगा। तो तब कुल आवेश मान लीजिए पहला आवेश क्या है +4 और दूसरा आवेश क्या है -4, जैसा कि यहाँ पर था प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात भी। तो इनका नेट आवेश निकालने पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो माना कि Q1 आवेश +4 माइक्रोकूलम है और Q2 आवेश हमारा क्या है -4 माइक्रोकूलम है। तो इनका कुल आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके चिन्हों के साथ जोड़ देते हैं। तो चिन्हों के साथ इनके जोड़ने पर क्या आया, 0 माइक्रोकूलम। तो 0 माइक्रोकूलम क्या, ये 0 माइक्रोकूलम का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि कुल आवेश अगर 0 है, अगर कुल आवेश उस पर 0 आ जाए लास्ट में, नेट आवेश उस पर निकाय पर सिस्टम पर, तो क्या यह क्या दर्शाता है कि प्रणाली उदासीन है।
यानी कि जो प्रणाली हमारी है, जो सिस्टम है वो उदासीन है। उस पर जो जितने धनात्मक आवेश है उतने ही ऋणात्मक आवेश हैं, तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाती है। तो अगला गुणधर्म क्या है, अगला चौथा वाला गुणधर्म क्या है हमारा, चौथे का पहला, इसमें क्या है, रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमारा जो रुका हुआ आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका क्या अर्थ है कि अगर कोई आवेश स्थिर है, वो गति नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा। और ये क्यों होता है ऐसा, इसका कारण क्या है, ये इसका कोई कारण नहीं है, आवेश का मूलभूत गुण होता है, उसकी प्रकृति होती है। जैसा कि किसी मनुष्य का स्वभाव होता है गुस्सा करना या प्रेम करना, तो ये भी हमारे आवेश का क्या होता है, ये स्वभाव होता है कि वो अपने चारों तरफ बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है। तो अगला हमारा देखिए, यहाँ पर देखिए आवेश है, इसका जो है वेग है क्या है, 0 है, नहीं इसका वेग क्या रुका हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसका दूसरा क्या है, नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जो नियत वेग से गतिशील आवेश होता है, यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि क्या हमारा जो है नियत वेग से गतिशील आवेश है, तो इसलिए हमारा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, नहीं, एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि नियत वेग से मतलब कि एक समान चाल से चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो समान चाल से चल रहा है नियत वेग से, न बढ़ रही है उसकी चाल न घट रही है नियत वेग से, तो अपने चारों तरफ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका जो हम एक ठोस कारण बताते हैं आप लोगों को, तो ये क्या है कि क्योंकि जो होता हमारा आवेश जो होता है वो विद्युत धारा की तरह व्यवहार करता है। तो जो आवेश विद्युत धारा की तरह व्यवहार करता है, तो विद्युत धारा जब हमारा कोई आवेश होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन आवेश हो गया, ये गति में है, ये गतिशील आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन गति में है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक प्रभावी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा उस प्रभावी विद्युत धारा के कारण इलेक्ट्रॉन या उस आवेश के चारों तरफ हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बायो सावर्ट के नियमों में या हम एम्पियर के नियमों में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्या है, अगला है त्वरित वेग से गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो त्वरित वेग से कोई गतिशील आवेश है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। त्वरित वेग से गतिशील का क्या मतलब होता है, कोई आवेश है वो त्वरित वेग से गतिशील है, यानी कि जैसे कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी की स्पीड को बार बार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, त्वरित करना। यानी कि कोई आवेश है वो बार बार एक दो अलग अलग स्पीड से चल रहा है, त्वरित गति कर रहा है। तो क्या है ये जो हमारा आवेश है इसका वेग नियत नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू नियत, और इन नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब उसके बराबर नहीं है। तो जो त्वरण है हमारा वो भी नियत नहीं है, तो इस केस में होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हमारा इसलिए होता है क्योंकि जो त्वरण के कारण आवेश का जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा आवेश का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो भी हमने बताया, तो वो समय के साथ मतलब टाइम टू टाइम परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसके कारण बदलता रहता है, तो ये परिवर्तनशील क्षेत्र जो होता है, ये परिवर्तनशील क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कारण बनता है, जो कि फोर्स करता है उसको कि तुम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करो। तो इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, इसको हम लोग उनके समीकरणों में पढ़ते हैं, किनके उन मैक्सवेल के समीकरणों में पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग मैक्सवेल के समीकरणों में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों को आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अपने अगले गुणधर्म को देखते हैं। हमारा छठवां गुणधर्म क्या है, तो चलिए हम छठवां गुणधर्म देख लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, इंग्लिश में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ये क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु पर मौजूद आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश है, तो आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। आगे क्या है, इसका मतलब है कि आवेश इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इसको ब्रैकेट में कर लिखा हुआ है, आदि में हो सकता है लेकिन अंशों में नहीं। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो पूर्ण संख्या में हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या होती है, तो ये केवल पूर्ण संख्या में हो सकता है, अंशों में नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता आवेश। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। तो इसका हमारा सूत्र क्या है, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और भी मदद मिलेगी। तो सूत्र है Q इज इक्वल टू प्लस, इसके आगे है प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर Q क्या है, Q क्या है, आवेश है, और N क्या है, आवेशों की संख्या है, और E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मतलब है कि Q जो हमारा Q Q है आवेश और N है आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या हमारा हो सकता है जैसे 1 2 3 आवेश, जितने भी आवेश किसी वस्तु पे से निकले होंगे या किसी वस्तु पर जुड़े होंगे उन्हीं को हम कहते हैं आवेशों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका उसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया गया है वो देखिए, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। Q इज इक्वल टू आवेश इज इक्वल टू प्लस तब लगता है जब वस्तु से कोई वस्तु है उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर वो धनावेशित हो जाती है, तो वहां पर उसके आगे प्लस लग जाएगा उस केस में। और माइनस कब लगता है, माइनस तब लगता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु पर आके जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो आगे क्या है, आगे हमारा है संबंधित, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है वो देख लीजिए कि क्या है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। जो हमारे ऋणावेशित वस्तु होती है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जो ऋणात्मक आवेश है उसकी संख्या ज्यादा होती है, तो क्या हो जाती है, वो उदासीन वस्तु से उसका द्रव्यमान जो है, उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। जो धनावेशित वस्तु है जिसपे कि प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश ज्यादा है, तो उस पर क्या होता है, उस पर होता है कि जो धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान है जिस पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जो धनात्मक वस्तु होती है उसका द्रव्यमान उदासीन वस्तु जैसे कि जिस पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेशों की संख्या समान हो, वो हमारी वस्तु उदासीन कहलाती है। तो उदासीन वस्तु से धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आगे देखिए एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 केजी किलोग्राम। और यहाँ पर ऐसे देखिए यम, मान लीजिए यम द्रव्यमान की वस्तु है जो कि उदासीन है, जिस पर 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 11 धनात्मक आवेश है, 11 ऋणात्मक आवेश है। तो ये क्या हो जाती है, आगे देखिए, अगर यही उदासीन वस्तु आगे चलकर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है। तो इलेक्ट्रॉन दान करती है इसका अर्थात कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश, तो ये धनावेशित हो जाती है, यहाँ पर लिखा भी गया है। और आगे क्या होता है, ये जब ये वस्तु अगर उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, इसका मतलब है कि ऋणात्मक आवेश ग्रहण करके वो ऋणावेशित हो जाएगी, तो यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो यहाँ पर देखिए इसका द्रव्यमान में कैसे फर्क आता है, यहाँ पर द्रव्यमान में इसमें कैसे तीनों में फर्क आएगा, उदासीन वस्तु और ऋणात्मक आवेशित वस्तु और धनात्मक आवेशित वस्तु पर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया था कि ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। प्रायोगिक रूप से अगर हम देखें, जैसे कि
मोटे मोटे तौर पर देखें अगर हम, तो क्या होता है कि तीनों बराबर ही होते हैं लगभग, क्योंकि जो उदासीन वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg किलोग्राम। तो इसका मतलब है कि इतने इतने जो है हमारे इतने द्रव्यमान उस वस्तु से निकल रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकलेगा, जो कि बहुत बहुत ही कम होता है। ये जो हमारा होता है बहुत ही कम होता है, मतलब नगण्य होता है। इस पर वस्तु का कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, 2-3 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 2-3 इलेक्ट्रॉन वस्तु में आ गए तो उसी प्रकार से अगर ठोस मोटे तौर पर देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों बराबर ही होते हैं लगभग। लेकिन अगर हम एकदम लॉजिकली देखें, एकदम एक्सपेरिमेंटली देखें तो क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, ऋणावेशित वस्तु होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए हैं, तो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा द्रव्यमान उसका हो जाएगा उदासीन वस्तु से भी ज्यादा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन के जितने भी द्रव्यमान थे वो इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो उस वस्तु पर आकर जुड़ गया है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा हो जाएगा। और जो वस्तु हमारी धनावेशित थी वो उस वस्तु पर क्या होगा, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसका मतलब है उस वस्तु पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनका वो अपने द्रव्यमान लेकर निकले होंगे, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने इसको यम माना था, उदासीन वस्तु का द्रव्यमान यम माना था, और जिस पर धनावेश आ गए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिससे निकला है उसको हमने यम डैश माना था। और यहाँ पर जिस पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़े हैं उसका द्रव्यमान अगर जुड़ा है उसको हमने क्या माना था, यम डैश डैश, यम डबल डैश। तो प्रायोगिक रूप से क्या है ये है, और लॉजिकली हमारा क्या हो जाएगा, यम डबल डैश, जिस पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़े हैं अपने द्रव्यमान लेकर, सबसे ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा ऋणावेशित वस्तु का। तो यम डबल डैश का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उदासीन वस्तु का होगा, क्योंकि उदासीन वस्तु का द्रव्यमान जो होता है धनावेशित वस्तु से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसके बाद उदासीन वस्तु का होगा, उसके बाद यम डैश, इसका मतलब है कि उसके बाद धनावेशित वस्तु का होगा। उससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर निकला है, इसलिए उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा कम होगा। तो आगे देखते हैं द्रव्यमान में, यहीं से फार्मूला हमारा बनकर निकलता है द्रव्यमान में अंतर क्या होता है, इसका फार्मूला है प्लस और माइनस, इसका है n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। n क्या है यहाँ पर, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब n जो है, n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक वस्तु पे से दूसरे वस्तु पर जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, इस पे से दूसरी वस्तु पर जितने भी इलेक्ट्रॉन गए हैं उनकी यहाँ पर संख्या लिखते हैं, और उसका हम लोग किससे गुणा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, यहीं पर आप लोगों का लिखा गया है। तो इससे हमारा निकल के आ जाता है द्रव्यमान में कितना अंतर हुआ है उस वस्तु पर द्रव्यमान में कितनी कमी आई है, तो इससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, हमारा इससे संबंधित प्रश्न क्या है, इस टॉपिक से क्या है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो ये जो हमारा संबंध है, ये जो सूत्र है, इसमें से हमारा क्या है, निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें से आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा, ये होगा। क्यों ये होगा, संबंध Q बराबर n में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। ये n का मान, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कौन सी नहीं रखी जा सकती है। तो ये जो है, ये वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर नहीं रखी जा सकती है। उसका मान क्यों नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में है। हमने आपको बताया था कि जो भी होता है, जो भी वस्तु होती है उस पर जितने भी आवेश होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। इसका मतलब है पूर्ण संख्या होती है। तो ये 1.8 पूर्ण संख्या अपने आप में नहीं है, ये दशमलव में दी गई है, भिन्न में है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है।
और बाकी सब गलत हो जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए पढ़िए। अगला प्रश्न है, क्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉनों, इतने कूलॉम आवेश का स्थानांतरण संभव है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतने कूलॉम आवेश का स्थानांतरण संभव है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने अभी आपको सूत्र बताया है वो लिखते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस में दिया गया है कूलॉम, क्योंकि यहाँ पर क्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतने कूलॉम आवेश का स्थानांतरण संभव है। इसका मतलब है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इतने आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं। तो देखिए चलिए निकालते हैं। इतने कूलॉम आवेश दिया गया है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, स्थानांतरण संभव है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है, कारण सहित बताइए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमको, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, Q बाई E। तो ये हमारा जो आवेश है वो क्या दिया गया है, 5.2 5.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलॉम। और बटे में क्या होगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलॉम। अब ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट में निकल के आएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। 16 होते हैं 45, यहाँ पर कितना आएगा 4, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 16 से 16 दूनी 32, 16 दिया 48, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और 4 यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो आगे क्या होगा, 16 दूनी 32 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेनली हमारा क्या आ रहा है, 2 अंक तक कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो ये क्या आ गया हमारा, लास्ट में क्या आ गया 3.25, ये इतना आ गया जो कि हमारा गलत है। ये हम कह सकते हैं कि नहीं, 5.2 गुणे 10 कूलॉम का स्थानांतरण संभव नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर वही क्यों नहीं संभव आ गया है, आ जाएगा, ये वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन है उनका पूर्ण गुणज नहीं आया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमारा ये दशमलव में आया है। तो क्या ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर 8.0 गुणे 10⁻³ कूलॉम आवेश है। कोई वस्तु है उस पर इतने कूलॉम आवेश उपस्थित है, तो इससे निकाले गए आवेश की संख्या ज्ञात करनी है। तो उस वस्तु से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, जितने भी आवेश निकाले गए हैं, उसकी संख्या क्या होगी। पहले से कितने आवेश उपस्थित हैं इतने, और उसमें से जितने आवेश हमारे निकाल लिए गए हैं तो उनकी हमको संख्या याद करनी है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। आवेश का क्या है, क्वांटीकरण का फॉर्मूला है, इसी से निकल कर आएगा हमारा आवेशों की संख्या। आवेशों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, यानी कि इसका मतलब है कि वस्तु से जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं इतने उपस्थित हैं,
और जितने भी इसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या याद करनी है। तो n इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E, इसका हो जाएगा पक्षांतर। तो यहाँ पर Q का मान हमको दिया गया है प्लस 8.0 गुणा 10 की घात -3 और बटे में एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है आप लोगों को पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 इतना कूलॉम। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैंसिल करने पर 5 टाइम्स जाएगा 16, 16 5 बार जाएगा तो 16 25 80, पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा 5 गुणा जब हमारा 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो ये जो -19 है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 10 की घात -3 और चूंकि यहाँ पर बेस दोनों का सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्लस 19 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता है हमारा उत्तर निकलकर 10 की घात -16 में नहीं 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है उसी को हम लोग चिन्ह में लेते हैं। तो इतने कूलॉम आवेश का स्थानांतरण हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।